चलो जी, हम सर इसके सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं इसी सवाल के, और हम देखते हैं जनाब कि हमारे पास व्हाट इफ की लीज जो है वो नई लीज मार्केट रेंट पे ना हो तो क्या होगा। अच्छा, हम ऊपर जाते हैं दोबारा सर, और हम ये देखते हैं जनाब हमारे पास ये सिचुएशन थी शुरू में। ठीक है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ सर यहाँ से। ये थी सर मेरे पास ओरिजिनल लीज मेरी। ठीक है, ओरिजिनल लीज थी सर, आर ओ यू लीज लाइबिलिटी को मैंने इस अमाउंट के ऊपर रखा हुआ था पहले साल ईयर जीरो के ऊपर। जैसे ही हम आगे गए हमारे पास पहले साल के एंड पे, फर्स्ट ईयर के एंड पे, ठीक है जी, ईयर वन के एंड पे जो थी मेरे पास सर 31 दिसंबर 2015। ठीक है जी, 31 दिसंबर 2015 ख़त्म हो गया तो सर मेरे पास पहले साल के एंड पे जो वैल्यूज़ थी, कैरिंग अमाउंट थी, आर ओ यू ए की कैरिंग अमाउंट क्या थी, लीज लाइबिलिटी की कैरिंग अमाउंट क्या थी, ये भी हम ऊपर से कॉपी कर सकते हैं सर। ये हमारे पास सर दो वैल्यूज़ आ रही हैं। ऐसा जी। अब बताएं सर, मेरे पास मैंने लीज शुरू की, प्राइमरी लीज मेरी मेन लीज जो थी वो 7 मिलियन के रेंटल पे थी, 1.25 मिलियन इसका टोटल डाउन पेमेंट था। पिछले सवाल में हमने सब कुछ देख लिया है सर। हमारी पहली लीज पहुंच गई थी पहले साल के एंड पे, 20.25 मिलियन का कैरिंग अमाउंट रह गया था, लीज लाइबिलिटी इतनी की रह गई थी। नई लीज जो आई उसका रेंटल, न्यू लीज का रेंटल था 1.5 मिलियन। ठीक है जी, पर एसेट, ये एक ही एसेट 1.5 मिलियन का ऐड हुआ था सर। मैं इसको नाम दे दूं, मेरे पास नई लीज है। फिर अच्छा, पुरानी लीज के बराबर में कंपेयर करने के लिए अगर मैं रेंटल रख दूं, 7 मिलियन का रेंटल था पुरानी वाली का सर। नई की लीज टर्म, रिमेनिंग लीज टर्म सर 4 साल है। अच्छा, पुरानी वाली की भी 4 साल ही रह गई है। ठीक है जी, रेट नई वाली के लिए रेट 13% यूज हुआ है, पुरानी वाली में रेट यूज हुआ हुआ 14%। अब क्या ये नई लीज मार्केट रेंटल के ऊपर है सर? आपसे स्टैंडर्ड कह रहा है अगर मार्केट रेंटल पे है तो सेपरेट लीज ट्रीट कर लो। सर आपसे एग्जामिनर कह रहा है ये मार्केट रेंट नहीं है, मार्केट रेंट इससे ज़्यादा था, हमें डिस्काउंट मिला। तो अब स्टैंडर्ड कहता है भैया फिर इसका मतलब है जेन्युइन तो नहीं हुई ना ये पूरी ट्रांजेक्शन, इसमें तो पुरानी लीज का रेफरेंस आ रहा है। पुरानी लीज यानी ग्राहक कस्टमर होने की वजह से आपको जो है वो डिस्काउंट मिला है। तो अब आप एक काम ये करें, इस मॉडिफिकेशन के बाद जो रिमेनिंग पार्ट है ना पुरानी लीज का, उसी तरह जैसे सराई फारस 15 में डील होता है, पुरानी लीज का जो रिमेनिंग पार्ट है और नई लीज जो है, इन दोनों को कंबाइन करके ट्रीट करेंगे एक लीज है अब। ठीक है जी, और एक लीज है तो इसका रेंटल कितना है? ट्रीट दिस प्लस ओल्ड एज न्यू लीज। ठीक है जी, यानी इसका आप एक काम करें, पार्ट ऐसे ट्रीट करें पुरानी लीज का पार्ट है। ठीक है जी, फिर रेंटल कितना है सर इसमें? रेंटल कितना है भैया? रेंटल है 8.5 मिलियन। डन। रेंटल कितना है भैया? 8.5 मिलियन। डन। अच्छा जी, रेट कितना है भैया? नया रेट, क्योंकि अब लीज ही नहीं है तो नया रेट कितना जी? 13%। खत्म, 14% वाली गेम है खत्म। ठीक है, फिर टर्म, टर्म है सर मेरे पास 4 ईयर्स। कोई रेजल वैल्यू नहीं सर, नथिंग। अब एक काम करेंगे हम, इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, लीज लाइबिलिटी आर ओ यू ए सारा। ठीक है जी, सबसे पहले मुझे बताएं मैं लीज लाइबिलिटी कैसे निकालूं? नई नई लीज लाइबिलिटी सर 8.5 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 1 प्लस 13% रेस टू द पावर -4 डिवाइडेड बाय 13%, ऐसा। अब बताएं सर, ये मेरे पास आ रहा है अराउंड कोई 25 पॉइंट, इसको नाम दे दूं सर, ये मेरे पास न्यू लाइबिलिटी है। अच्छा, प्रीवियस बैलेंस क्या है सर इसका? इमीडिएटली बिफोर बिफोर
एडजस्टमेंट बिफोर जो है वो मॉडिफिकेशन 20.255 नहीं, ये ROU है 20.395986, 20.395986, 395986। प्यारे बच्चों, मेरे पास कितने रुपए का इंक्रीज आ रहा है लीज लाइबिलिटी में? 4887 ये आ रहा है सर मेरे पास इंक्रीज। डन। अब बताएं सर इसकी एंट्री क्या पास करूंगा सर? इसकी मैं एंट्री पास करूंगा नेक्स्ट ईयर में जाके, यानी सर मैं 1 जनवरी 2016 को इसकी एंट्री पास करूंगा और एंट्री पास होगी ROUA डेबिट कितने से? 4887 ऐसा, और लीज लाइबिलिटी क्रेडिट कितने से? 4887 ऐसा। अब बताएं मेरे बच्चों, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि यहां तक तो कहानी हो गई, इसके बाद सर मेरी न्यू लीज लाइबिलिटी और ROUA कितना रह जाएगा सर? ROUA का सर मेरे पास प्रीवियस बैलेंस था, प्रीवियस बैलेंस था सर मेरे पास 20.225 254 एड मॉडिफिकेशन इंपैक्ट कितना भैया? 4887 कितना हो गया सर मेरे पास ये मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद? सर ये मेरे पास मॉडिफिकेशन इनकॉर्पोरेट करने के बाद हो जाएगा 225254 प्लस 4887 ये हो जाएगा मेरे पास सर 25.112274 ऐसा। और मेरी लीज लायबिलिटी कितनी पड़ी हुई है सर? अच्छा, ये अब डेप्रिशिएट होगा कितने पे? डेप्रिशिएटेड ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स ऐसा। अच्छा, लीज लायबिलिटी कितनी है भैया? अब नहीं, 8.5 मिलियन के रेंटल से जो आपने निकाली है सर, वो है मेरे पास 25283006। 25283006। अब मेरे बच्चों मैं इसको 13% पे अमोटाइज करूंगा ओवर नेक्स्ट 4 ईयर्स, 13% के ऊपर। आए जरा सर 13% पे इसका शेड्यूल हम देखते हैं कि वो किस तरीके से जीरो होगा। ये रहा सर हमारे पास शेड्यूल, हमने इसको सर 13% के ऊपर जो है वो अकाउंट फॉर किया, और 13% इसलिए रेट यूज़ किया कि जब भी मॉडिफिकेशन होगी आपने नया रेट इस्तेमाल करना होगा लीज लायबिलिटी के लिए, पुराना रेट इस्तेमाल नहीं करना। सिर्फ पुराने केस में इसलिए हमने पुराना रेट रखा कि वो लीज को हमने छेड़ा ही नहीं ना, हमने नई लीज को तो नया ट्रीट कर लिया, ठीक है, सेपरेट लीज ट्रीट किया, तो इसका मतलब है पुरानी लीज में कोई मॉडिफिकेशन ही नहीं आई। तो जब भी मॉडिफिकेशन आएगी वी विल ऑलवेज यूज न्यू रेट, ठीक है जी। उसमें रीअसेसमेंट में 2 केसेस रहते थे जिसमें हमने पुराना रेट इस्तेमाल किया था। सर जब इकोनॉमिक बेनिफिट्स में चेंज नहीं आया था तो हमने पुराना रेट इस्तेमाल किया था रेंटल के चेंज में इन रिस्पॉन्स टू CPI चेंज, एंड नंबर 2 एस्टिमेट ऑफ GRB पेमेंट, ठीक है जी। यहां पर आपने हर जगह नया रेट इस्तेमाल करना है, नो मैटर व्हाट, ठीक है जी, ऐसा जी। तो ये याद रहेगा भैया, ये मेरे पास सर ऑटोमेटिकली जीरो हो जाएगा एंड पे। सर यहाँ हमारे पास जो है वो एसिड बेस का इंक्रीज होना जो है वो हमने अकाउंट फॉर कर लिया। और अब आए इधर इसकी थ्योरी हम पढ़ लेते हैं जनाब। जब भी हमारे पास सर नया रेंटल जो नया एसेट ऐड होगा और वो मार्केट रेट पे ऐड होगा तो कीप दिस एज अ सेपरेट लीज फ्रॉम इनिशियल लीज, ठीक है जी। वैल्यू ऑफ ROU एंड लीज लायबिलिटी, वैल्यू ऑफ ROU एंड लीज लायबिलिटी एट न्यू रेट, ठीक है जी। ओल्ड लायबिलिटी विल बी केप्ट सेपरेट, ठीक है जी, एंड कैरीड एट डिफरेंट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। अगर मार्केट रेंट पे ना हो तो फिर क्या होगा सर? फाइंड कंबाइंड लीज लायबिलिटी बाय डिस्काउंटिंग द कंबाइंड रेंटल्स एट न्यू रेट, कंबाइंड रेंटल्स एट न्यू रेट, ठीक है जी। एडिशन इन द लीज लायबिलिटी इज टेकन एज द एडजस्टमेंट टू ROU, यही किया हमने, जो लीज लायबिलिटी में इंक्रीज आया उसको हमने ROU में ऐड कर दिया। फिर
सिंगल शेड्यूल ऑफ लीज लायबिलिटी, सिंगल शेड्यूल, ठीक है जी। कोई प्रॉफिट एंड लॉस इंपैक्ट इसलिए नहीं है कि हमने कोई एसेट डिस्पोज नहीं किया, बल्कि हमने नए राइट्स खरीदे, डिस्पोज नहीं किए, ठीक है जी। तो ये समरी आपके पास ऊपर लिखी हुई है, इसको अच्छे तरीके से देख लीजिएगा। हम बढ़ रहे हैं सर नए केस पे। व्हाट इफ के लीज जो है वो जो एसेट है, एसेट बेस है, वो रिड्यूस हो जाए, तो हमने क्या करना है, ठीक है जी। आए ज़रा सर उसको देखते हैं एक अलग वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।